Hello everyone, welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani and today we'll be reading out the suggestions that the council gives you for your English language paper. Okay, before starting with your rigorous revision जिसमें ढेर सारे phrasal verbs, transformation, proposal writing and all parts of directed writing, comprehension कैसे करना है, ऐसे writing कैसे करनी है. Before solving all those things, first I just want to read out the suggestions. ये वही सजेशंस हैं दैट वाइल एक्सप्लेनिंग यू द पेपर एनालिसिस जो काउंसिल अपनी वेबसाइट पर इशू करता है एंड उसके साथ उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा सजेशंस भी दिए थे साइड बाय साइड पर टॉपिक. तो दैट वील टेक अप टुडे, जो मैंने बोला था कि हम उसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे. ओके, तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू वर्क ऑन व्हेन यू विल finally open up your books for starting with your language practice. Now the first one is train students to understand and fix the context as given in the rubric. मतलब कि जब आपको 15 मिनट्स मिलते हैं तो वो जो पहली चीज़ आप पढ़ते हो उस टाइम पर ऐसे राइटिंग के 5-6 टॉपिक्स में से यू डिसाइड कि व्हाट टॉपिक यू हैव टू टेक अप, यू विल टेक अप. ओके, तो यू हैव टू ट्रेन, मतलब यू शुड बी ट्रेन टू अंडरस्टैंड एंड फिक्स द कॉन्टेक्स्ट एज गिवन इन द रूब्रिक. मतलब कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपको जो भी आंसर आप फ्रेम करोगे, ऐसे हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, वॉट एवर पार्ट्स आर देयर, तो वो उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही फ्रेम करोगे. यू शुड नो व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग फ्रॉम यू. द सेकेंड वन, डिग्रेशन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट और टॉपिक मस्ट बी डिस्करेज्ड. जिसे हम कहते हैं डेविएशन. ओके, कि हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया वो हमने स्टार्ट किया कि सपोज रिपब्लिक डे पे पीपल वेयर ट्राई कलर ड्रेसेस में मेरा फेवरेट कलर है वाइट बहुत इज़ अ सिंबल ऑफ पीस. वाइट तो फ्लावर भी होता है और फ्लावर हम वाइट फ्लावर्स में हमें रोजेस पसंद हैं. तो वो टॉपिक शुरू कहाँ से हुआ था? रिपब्लिक डे से शुरू हुआ था. जा कहाँ रहा है? वो रोजेस तक जा रहा है. इट इज़ नॉट रिलेटेड. ठीक, तो डिग्रेशन फ्रॉम द टॉपिक इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इट शुड बी डिस्करेज्ड. आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है और उसके अकॉर्डिंग ही यू हैव टू आंसर और राइट योर एसेज. Then equal weight must be given to the different sub parts of the question and their detailed descriptions. कभी भी अगर ऐसे राइटिंग आप पढ़ोगे, चाहे वो नैरेटिव हो या फिर डिस्क्रिप्टिव हो, तो उसमें डिफरेंट सेक्शंस दिए होते हैं कि आपको बताना एक्सपीरियंस, अपना इम्पैक्ट, आपने क्या देखा, क्या सुना वहाँ पर. तो इन सबको डिफरेंट पार्ट्स को इक्वल वेटेज देनी होती है. एवरीथिंग, ऐसा नहीं कि एक टॉपिक आपने ऐसे राइटिंग का एक हिस्सा आपने लिया, उसके आपने 2 पैराग्राफ में लिख दिया, और एक हिस्सा लिया उसको आपने एक पैराग्राफ में भी नहीं लिखा, 2-3 लाइन्स में फिनिश कर दिया. तो दिस शुड नॉट हैपन. देन एनकरेज स्टूडेंट्स टू रीड मोर एंड कॉम्प्रिहेंड द क्वेश्चंस करेक्टली. इसके लिए तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कोई भी एक ऐसे राइटिंग की बुक उठाओ, या फिर इफ़ यू आर हैविंग एनी ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज बुक्स, आपने उससे एक टॉपिक उठाया, आई विल गिव यू द क्वेश्चंस ऑल्सो. ऐसे राइटिंग के जो रेलिवेंट, इम्पॉर्टेंट, करंट में जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, दैट ऑल्सो आई विल टेक अप. ठीक, तो यू हैव टू रीड. बस उसको इंटरनेट पे जाओ, उससे रिलेटेड वॉट एवर कॉन्टेंट यू फाइंड इट, यू रीड इट. और इट्स बेटर कि जब आप किसी चीज़ को रीड कर रहे हो ना, सपोज करो कि आपने एक ऐसे राइटिंग लिया, उस ऐसे को अपने पास भले ही 4 पॉइंट्स उसके रिलेटेड लिखो. ठीक, एंड आफ्टर राइटिंग दोज 4 पॉइंट्स देन यू रीड फ्रॉम द इंटरनेट, सो दैट आपको एक डिफरेंस पता चलेगा कि हाँ, अच्छा, ये भी चीज़ है जो मैं लिख सकता था. तो दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग टोल्ड हियर कि सो दैट आप क्वेश्चंस को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करो. आपको रीडिंग ज़्यादा ज़रूरी है. कॉम्प्रिहेंड करना इन द सेंस कि समझना क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है. एंश्योर more practice of composition exercise to emphasize more effort into improving the content and linguistic ability. Means the more of grammatical errors, punctuation should not be, punctuation should be used properly, gross errors in tenses, structure, spelling. structure कि आप सेंटेंस को इधर से इधर कर दे रहे हो, ठीक, सब्जेक्ट इधर है, वर्ब इधर है, तो ये ऐसे कर दे रहे हो. देन स्पेलिंग एंड पंचुएशन. सो ये बेसिक, बिकॉज ऑब्वियसली इंग्लिश का पेपर है, वो क्या देखेंगे, यही ना देखेंगे. ठीक, तो दिस शुड बी वर्कड ऑन. देन
इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स टू प्रेजेंट देयर आइडियाज़ इन टू सेपरेट पैराग्राफ्स, वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने अभी भी इन द स्कूल आई वर्क, वहाँ पर वेन एवर आई गो फॉर इन्विजिलेशन ड्यूटी आई सी स्टूडेंट्स राइटिंग द essay इन दैट वन पर्टिकुलर पैराग्राफ, सॉरी वन पर्टिकुलर पेज, विदाउट चेंजिंग द पैराग्राफ. तो ये नहीं होना चाहिए. 4-5 लाइन्स एज पर योर हैंड राइटिंग, आप उसको चेंज करते जाओ ईच पैराग्राफ में. जैसे ही डिफरेंट आइडिया आ रहा है उसको एक सेपरेट पैराग्राफ में लिख दो. जैसे यहाँ पर काउंसिल आपसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव है, तो डिस्क्रिप्टिव में आपने क्या देखा, आपने क्या सुना, तो हर चीज़ को एक पैराग्राफ में डाल दो अलग अलग. एनकरेज स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस नैरेटिव एसेज इन द फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव. येस, जब भी आप नैरेटिव एसेज लिखते हो जिसमें आप अपनी खुद की कोई इंसिडेंट शेयर कर रहे हो, इट इज़ ऑलवेज इन फर्स्ट पर्सन, दैट इज़ आई वी. ठीक, इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर्स हैं वो बनते हैं कि मैंने ये सोचा, ये मेरे साथ ये हुआ, आई वेंट देयर, आई डिड दिस, विद एम्फेसिस ऑन अ क्लियर स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग द बिगनिंग, द मिडिंग एंड द एंड. कि जिसमें आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स शो करने हैं, स्टार्टिंग में क्या हुआ, बीच में क्या हुआ और एंड में क्या हुआ. इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स टू प्रेजेंट देयर आइडियाज, दिस इज डन. देन क्लैरिफाई द आर्ग्यूमेंटेटिव questions as are high order tasks should be attempted only when the students can present substantial argument that meet the questions requirement. आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन काउंसिल आपसे सिर्फ इतना कहता है कि इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, नैरेटिव में क्या होता है, इट इज़ ईजी. डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, इट इज़ ईजी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में आप एक अपने ही एक इंसिडेंट के बारे में बता रहे हो, आपने ये किया, ये देखा, ये सुना. नैरेटिव में आप अपनी स्टोरी बता रहे हो कि दिस इज़ व्हाट हैपेंड व्हेन आई वेंट फॉर हैविंग सम एक्सपीरियंस, मैंने कुकिंग किया या एनुअल फंक्शन की प्रिपरेशन की, तब ये हुआ. तो वो सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताते हो. व्हेन यू कम टू आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, एक सिंपल भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, यू हैव टू टेल 4 एग्जाम्पल्स, 4 प्रॉपर एग्जाम्पल्स जो आप उस 15 मिनट में यूटिलाइज करते हो कि दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू, दिस इज़ वॉट 4-5 पॉइंट्स, अ मिनिमम ऑफ 4-5 पॉइंट्स शुड बी रिटन इन योर ऐसे. तो यही है जो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में वो कह रहे हैं कि एक सब्सटैंशियल आर्ग्यूमेंट आप खुद से पेश करो इन आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज. ट्रेन स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स एंड पॉइंट इन द क्वेश्चन एंड स्टेट देयर आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन द सेम. कि जब भी कोई आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे दिया हुआ है तो आपको देखना है कि अच्छा दिस इज़ द कीवर्ड विच आई हैव टू टेक अप एंड इसके अकॉर्डिंग ही मेरे आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड होने चाहिए. डिस्करेज स्टूडेंट्स फ्रॉम राइटिंग आर्ग्यूमेंटेटिव कॉम्पोजिशंस एज डिबेट्स, जिसमें बहुत मॉडरेट या बैलेंस्ड स्टांस होता है इन द कंक्लूजन. यू शुड टेक अ क्लियर पोजिशन एंड डिफेंड इट कंसिस्टेंटली, चाहे वो बिगनिंग हो, मिडिल हो, एंड हो ऑफ योर पैराग्राफ, ऑफ योर ऐसे आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे. इट शुड ऑलवेज बी स्टिक, यू शुड ऑलवेज स्टिक टू वन साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऐसे. या तो वो फॉर है या तो वो अगेंस्ट है. बैलेंस कभी भी नहीं बनेगा. एंड में ये नहीं बताओगे कि हाँ अच्छा ये भी इसके एडवांटेजेस हैं, ये भी हो सकता है. नो, it will not be considered as debate. Then encourage students in class so that the students can come up with at least 4 or 5 points. I told you ना, 4 या 5 points you are supposed to write for or against. कोई भी एक टॉपिक लेके उसके 4 या 5 points you are going to write. Then ensure more practice on the appropriate style of argumentative essay. Discourage students from राइटिंग नैरेटिव्स और एनेक्डोट्स फॉर सच क्वेश्चंस. मतलब अपनी खुद की कोई गाथा जिसे हम स्टोरी कह रहे हैं, ठीक, अपनी खुद के कोई नैरेटिव, कोई एक इंसिडेंट, ये दोनों ही चीज़ें इसमें नहीं आती हैं. यू डोंट हैव टू मेंशन. आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज में आप कभी भी इसको नहीं मेंशन करते हो. ठीक, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. इसका हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे जिसमें आई विल टेल यू कि हाँ कौन से ऐसे में कौन सी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं. आर्ग्यूमेंटेटिव में नहीं लिखनी होती है. रिफ्लेक्टिव में एक फॉर्म ऑफ कोई छोटा सा हिस्सा लिख सकते हो आप स्टोरी का, छोटा सा हिस्सा, ठीक, पूरी स्टोरी नहीं. एंड एक्सपोजिटरी में आप पूरी स्टोरी लिख सकते हो. देन ट्रेन स्टूडेंट्स टू आंसर एक्सपोजिटरी टॉपिक्स, वो जो 1 वर्ड वाले टॉपिक्स होते हैं जिसमें म्यूज़िक आ गया, ओके, मैनी टाइम्स इट हैज़ कम ऑल्सो, एम्बिशन आ गया,
कलर्स आ गया। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये सब एक्सपोजिटरी एसेज के होते हैं, जिसमें यू कैन आंसर इट बाय व्हाट, ये क्या है, कहाँ है, कब, क्यों और हाउ एस्पेक्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट को आप ले सकते हो। मीन्स यू हैव वाइड वैरायटी, वाइड पर्सपेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स से आप उसके बारे में सोच सकते हो। अलाउइंग डेवलप द एसे इन अ डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, रिफ्लेक्टिव फॉर्म एज वेल। आप उसको कोई भी फॉर्म में ले जा सकते हो, आप उसमें मल्टीपल थिंग्स एड अप कर सकते हो, बट ओनली इफ़ in the examination hall you are able to think of all those perspectives of that particular essay, and then you can take this topic nicely. ठीक है, if a topic is approached as a short story, train students, अगर ये जो टॉपिक है एक्सपोजिटरी की बात हो रही है, अभी हम लास्ट टॉपिक की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप एक्सपोजिटरी ऐसे में शॉर्ट स्टोरी भी डाल रहे हो तो शॉर्ट स्टोरी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी आप उसमें मेंशन करोगे, जैसे प्लॉट, सेटिंग, कैरेक्टर्स, लॉजिकल एंडिंग, डायलॉग्स। ओके, एंड ये भी देखना दैट अगर आप नैरेटिव लिख रहे हो, मतलब वो जो स्टोरी है आप उसको बता भी रहे हो, तो वो ओरिजिनल होना चाहिए। मैकबेथ की, इसकी, उसकी, जूलियस सीजर की इधर उधर की कहानियाँ उसमें नहीं होनी चाहिए। ये नहीं मर्चेंट ऑफ वेनिस उसमें you have mentioned, no, this you cannot do. Then classroom discussions should be there on reflective topics, जो आपने देखा होगा कि एक स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं और आपको अपने व्यूज़ उस पर बताने, वेदर इट इज़ फॉर और अगेंस्ट। जैसे कोई एक कोटेशन दे दी है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो ये एक स्टेटमेंट है और आपको इसके बारे में बताना है। जैसे वेयर देयर इज़ अ वे, वेयर देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे। ठीक, तो दीज आर द रिफ्लेक्टिव टॉपिक्स, यू हैव टू प्रेजेंट योर व्यूज़। वो होते हैं जिस पे आप सोच विचार करते हो। यू कैन मेंशन योर पॉइंट्स, अगेन इट इज़ एन हाई ऑर्डर क्वेश्चन जिस पे आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स देने कि हाँ ये बात सही है तो क्यों सही है। यू हैव टू मेंशन 4-5 पॉइंट्स। यू कैन ऑल्सो राइट अ शॉर्ट एग्जाम्पल और इंस्टेंस ऑफ योर ओन स्टोरी। कंडक्ट डिटेल्ड प्लानिंग सेशंस, गाइडिंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड सपोर्ट विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। जब भी आप ऐसे रिफ्लेक्टिव टॉपिक्स को उठा रहे हो तो उस टाइम पर यू शुड अंडरस्टैंड कि आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स उसमें लिखने बहुत ज़रूरी होते हैं। देन स्टूडेंट शुड, वेन एवर यू आर राइटिंग अ स्टोरी, यू शुड मैंशन प्लॉट, जो उसकी समरी होती है, कैरेक्टर्स, सेटिंग एंड अ लॉजिकल कोहेरेंस, मतलब कि लॉजिकल रिलेशन, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स शुड बी अंडरस्टूड बाय द रीडर, उसको समझ में आना चाहिए आप उसको जो समझाने की कोशिश कर रहे हो। देन इंस्ट्रक्ट देम टू एंड द स्टोरी विद अ गिवन रूब्रिक, मतलब अगर स्टोरी की बिगनिंग का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है एज इट इज़ होगा, अगर एंडिंग दी हुई है बुक में, क्वेश्चन पेपर में, तो वो एज इट इज़ रखी जाएगी। एंड बिल्ड द नैरेटिव अराउंड द कीवर्ड्स टू इंश्योर लॉजिकल कनेक्शन। एंड कोई एक स्टेटमेंट दिया हुआ है दैट शी ओपनड द डोर एंड स्माइल्ड। ओके, सपोज ये एक एंडिंग दी हुई है, ये एज इट इज़ रहेगी। शी में किसी का नेम नहीं लगा दोगे, डोर की जगह पर शी इज़ नॉट ओपनिंग द विंडो ऑल्सो, स्माइल की जगह पर शी इज़ नॉट क्राइंग, नथिंग शुड बी चेंज, वो ये आपसे कह रहे हैं। एंड जो भी ये जो स्टेटमेंट दी हुई है उसी के इर्द गिर्द आपकी स्टोरी जो है वो घूमनी चाहिए। रिमाइंड स्टूडेंट्स टू यूज़ नेम्ड कैरेक्टर्स एंड डेवलप द प्लॉट टुवर्ड्स अ क्राइसिस। देखो, नेम्ड कैरेक्टर्स, अगर कोई नेम स्पेसिफिकली दिया है स्टोरी में, वेल एंड गुड, जो भी स्टेटमेंट दी हुई है नहीं दिया है, इफ़ यू आर, आप टेक्स्ट बुक भी खोलते हो जिसमें आपने लिटरेचर में भी पढ़ी होंगी बहुत सारी, तो एवरीवन इज गिवन अ नेम, ओके, दैट इज़ व्हाट इज नेम्ड कैरेक्टर हियर। देन यू हैव टू डेवलप द प्लॉट टूवर्ड्स अ क्राइसिस, जो आप समरी या उसके सेटिंग उसके बारे में बता रहे हो, या तो इट शुड बी टूवर्ड्स अ क्राइसिस, कोई हैपनिंग ऑफ द इवेंट है जो हो रहा है, और अदरवाइज अ रिजोल्यूशन, मतलब कि कोई बुरी चीज़ जो हो रही है वहाँ पर, ठीक, बैड थिंग, समथिंग हैपनिंग, और उसके बाद उस चीज़ से वो जो पर्सन है वो रिकवर कैसे कर रहा है, उसकी अच्छी चीज़ भी वहाँ पर हो रही है। ठीक, तो दिस इज़ अ क्राइसिस और अ रिजोल्यूशन टू शो, मतलब डिफरेंस करना है फ्रॉम द नैरेटिव। नैरेटिव में क्या होता है
कि आप बस एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, ये बताते जाते हो. स्टोरी में देयर कैन बी अ हाइटेंड इंस्टेंस ऑल्सो, जैसे जिसे हम क्लाइमैक्स कहते हैं. जो इंटेंस पार्ट ऑफ दैट स्टोरी है वो है क्राइसिस. ठीक, कोई भी अच्छी चीज़ जो बहुत ही ड्रामेटिक हो, एंड देन द रेजोल्यूशन, उस चीज़ को सॉल्व कैसे किया गया है. डिस्करेज राइटिंग स्टोरीज दैट एंड इन अ ड्रीम, दैट शुड नॉट बी डन. अब देखो ये पॉइंट अगर उन्होंने दिया है तो ऑब्वियसली मैनी स्टूडेंट्स वुड हैव रिटन इट कि फिर मैं सोया और सो कर के उठा और फिर मुझे समझ में आया कि ये ड्रीम था, स्टोरी में ही ख़त्म हो गई. नो, दिस शुड नॉट बी डन. Then directed and proposal writing. Directed writing, the students should be doing the amplification exercise. Understand the difference between an essay and a report. Report जो factual होती है बहुत ज़्यादा. Write a report on the car accident that took place last night on this and this highway at this time. उस पर आपने एक रिपोर्ट बना दी जिसमें आपका पर्सनल ओपिनियन नहीं है, भले ही आप उसको लिख रहे हो, लेकिन एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर के जैसे सोचो कि जो हुआ है हमें बस वही बताना है. ऐसे में यू कैन मूव इन टू डिफरेंट फॉर्म्स. आप उसको पैराग्राफ्स में लेंथ वाइज उसको लिख सकते हो, उसमें कहानी भर सकते हो. तो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एसे एंड रिपोर्ट. देन एम्पल प्रैक्टिस, emphasizing the need to expand each point from the guidelines. Discourage mere listing of points, digression and unnecessary verbosity. अब क्या बोला गया है कि सिर्फ पॉइंट्स उन्होंने दे दिए गाइडलाइंस, आप सिर्फ उसको एक्सपैंड कर रहे हो, दैट शुड नॉट बी डन. मतलब कहते हैं कि एक एक लाइन में मत उसको लिख करके बस समझा दो, आपको वो सारी चीज़ों को यूज़ करना है अपने खुद के डायरेक्टेड राइटिंग में. Discourage mere listing of the points 1, 2, 3, 4. This should not be done. Discourage digressions, again swaying from the topic should not be done. Then unnecessary verbosity, excess use of words where it is not necessary is verbosity. ठीक, तो वो excess use of words should not be there. Then advise students not to memorize prepared answers. Usually क्या होता है कि आपने एक बुक रिव्यू लिया, उसको पढ़ लिया, उसी के बारे में, और भले ही बुक रिव्यू में वो हेडिंग्स नहीं पूछी गई हैं जो एग्ज़ाम में आई हैं, आप स्टिल यू आर राइटिंग दोज. तो दिस में नॉट अलाइन विद द गिवन गाइडलाइंस, हैंस आपके आंसर्स रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं. तो रट करके जा करके लिखने की जो प्रैक्टिस है उसको मत करो. हाँ, आप अपने पॉइंट्स रख सकते हो वहाँ पर, बुक रिव्यू के कुछ पॉइंट्स यू कैन टेक कि अच्छा अगर आ जाता है तो हम ये लिख सकते हैं. ओके. Instruct students to read the questions carefully to avoid writing on irrelevant topics. कि whenever you are studying, read the questions carefully so that आप इधर उधर की topics मत उठाओ. Whatever is given in the guideline as it is आपको लिखना है. When you come to proposal writing, the format should be followed, and directed writing में भी same चीज़ है, format should be followed. Directed writing, I have already explained you. Directed writing का जो क्वेश्चन है दैट आई जो उसका वीडियो है दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड, जिसमें जो भी फॉर्मेट्स है दैट काउंसिल हैज़ गिवन यू ऑल दोज, उसका जो वीडियो है आई विल मेंशन इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन सी फ्रॉम देयर, और उसका डॉक्यूमेंट इज़ देयर ऑन द टेलीग्राम डीवा क्लासेस. ओके. गिव practice in framing 2 points under heading and 2 distinct points under objectives. I told you almost same ही होता है. हेडिंग या इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि आपने 2 पॉइंट्स बताया कि प्रपोजल राइटिंग इसके बारे में. ऑब्जेक्टिव्स में भी आप उसके बेनिफिट्स ही बता रहे हो, बस वो 2 अलग पॉइंट्स होते हैं जो हेडिंग में नहीं होते हैं. टीच स्टूडेंट्स टू लिस्ट द मेजर्स इन बुलेट पॉइंट्स. जब आप लिस्ट मेजर्स लिख रहे हो देन इट शुड बी इनटू बुलेट पॉइंट्स, ये ठीक. एंडिंग विद अ कंक्लूडिंग सेंटेंस. ट्रेन देम to write complete sentence, not single words or phrases, to understand the different purposes of proposal writing. मतलब wherever you are writing suppose concluding sentences or even list of measures, तभी भी आप proper statements लिखोगे, single word या phrases नहीं लिखोगे. and you should understand कि वो जो proposal writing है उसके क्या different purposes हैं, क्यों आप proposal writing कर रहे हो या कोई क्लब ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो. दिस इज़ what you are supposed to explain in heading or introduction. Next is the functional grammar. The sentence structure to be used carefully with variations in subject and tenses. ठीक,
तो ये जो इधर उधर सब्जेक्ट, जैसे यूजुअली ट्रांसफॉर्मेशन में दिस हैपन्स, सो दिस शुड नॉट बी डन. देन प्रैक्टिस, प्रोवाइड प्रैक्टिस इन री राइटिंग बोथ डायरेक्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच. अब जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस विल बी टेकिंग प्लेस, वो हमने कई सारे वीडियोस करवाए भी हैं, जिसमें हमने अलग अलग स्किल्स लिए हैं कि डायरेक्ट और या डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया. ठीक, तो ये सेपरेट होने चाहिए. एंड रूल्स गवर्निंग दोज शुड बी देम गिवन अलॉन्ग विद मल्टीपल एग्जाम्पल्स. तो अब इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन विच आई विल बी डूइंग, हम उसको मिक्स भी करवाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर यू आर नॉट सपोज टू आइडेंटिफाई, आपको सिर्फ आंसर लिखना होता है. तो मिक्स ऑल्सो आई विल बी डूइंग, प्लस जो जो ये रिपोर्टेड स्पीच और डायरेक्ट स्पीच वाले हैं, तो उसके हम अलग अलग भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगे. देन कम इज नेक्स्ट वन इज टीच स्टूडेंट्स टू ट्रांसफॉर्म बिटवीन एक्टिव पैसिव. ठीक, इंश्योरिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स एंड प्रैक्टिस. मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट भले ही वो 1 मार्क्स का आता हो, बट स्टिल यू नीड टू वर्क ऑन दैट, क्योंकि एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. गिव अ थरो ट्रेनिंग ऑन द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. ये थर्ड नेक्स्ट लेवल वाला है, वो जो दैट बिगिंस विद वेरी फ्यू. मुंबई इज़ द बेस्ट, मुंबई इज़ अ बिगेस्ट कंट्री, नो अदर कंट्री इज एज बिग एज मुंबई. ठीक, तो दिस इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन दैट यू आर सपोज टू वर्क ऑन. कि पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, जब हम उसको उसकी मीनिंग सेम रख रहे हैं, बट हम उसका जो एडजेक्टिव स्ट्रक्चर है उसको यूज़ करते हुए सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं. सो दैट वाली एक्सरसाइजेस कैसे यूज़ होनी है. ठीक, जिसमें लिखा हुआ है दैट सो प्रिसीड्स एन एडजेक्टिव और एडवर्ब एंड दैट इंट्रोड्यूसेस द रिजल्ट. प्रोवाइड ग्रेडेड एक्सरसाइजेस इन द सेंस कि प्रॉपर स्टैंडर्ड प्लस हायर, मतलब जिसे कहते हैं 9 to 12 का जो लेवल है, 9-10 का अलग है, 11-12 का अलग है. तो उस फॉर्म में प्लस जो सेपरेट कैटेगरीज होती है ट्रांसफॉर्मेशन के, उसके अकॉर्डिंग रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस टू बी यूज्ड. देन प्रोवाइड सिस्टमैटिक क्लासरूम ट्रेनिंग. फ्रेजल वर्ब्स, अगेन few topics I have taken in phrasal verbs, few more I'll take. Previous year के phrasal verbs I have already discussed, you can see it in the playlist of grammar, English grammar. ठीक, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा. Then their meanings, different uses supported by regular practice. You have to means, अब ये phrasal verbs हैं, ये वो चीज़ें जो आपको पढ़नी है before starting with English language की revision. आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें आएंगी. वन मोर थिंग आई एम सपोज टू मेंशन दैट काउंसिल ने 2026 का स्पेसिमेन पेपर नहीं इशू किया है. 2025 फॉर्मेट विल बी फॉलोड. तो यू कैन सी 2025 फॉर्मेट, 2025 स्पेसिमेन पेपर वो एज इट इज़ है. ठीक, इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स टू राइट ओनली वन आंसर. यूजुअली क्या होता है कि प्रपोजिशन है, तो उसमें आपने ऑफ भी लगा दिया है और इनटू भी लगा दिया है. ठीक, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. वन आंसर शुड बी देयर. रीइंफोर्स करेक्ट टेंस यूसेज थ्रू फोकस क्लासरूम एक्सरसाइजेस की वट एवर टेंस इज टू बी यूज्ड वो करेक्ट होना चाहिए. ट्रेन स्टूडेंट्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस. ही रोट इज सिंपल पास्ट. हैड रिटन is past perfect tense. Past perfect tense, had and third form of verb. ठीक, तो write, wrote, written is the third form. Next is practice. Provide practice to ensure correct spelling of verb forms is done. Then स्पेलिंग ऑफ वर्ब फॉर्म्स में भी आपको वर्क करना होगा. देन इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स टू गिव ओनली वन आंसर एंड मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्सेज. वेरी इंपॉर्टेंट. प्रपोजिशन या कुछ भी आप सॉल्व करो तो ये जो ऑर्डर है 1 2 3 4, ये भी मैंने देखा है कि कुछ बच्चे ऊपर नीचे कर देते हैं इसको. दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेक फॉर द एग्जामिनर. ठीक, वो फिर ट्रबल हो जाता है इससे. दिस रिस्क शुड नॉट बी टेकन, आई शुड से. तो ये सीक्वेंस प्रॉपरली मेंटेन किया करो. आप स्किल्स में जैसे राइटिंग स्किल में जैसे ऐसे हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, यू वांट टू डू कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट, इट्स ओके. ऐसे आपने बाद में कर दिया, कोई बात नहीं. लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में अगर कुछ
टॉपिक्स दिए हैं, मीनिंग दी हुई है, उसकी शफलिंग मत करो कि हम ये वाली मीनिंग ऊपर करेंगे, प्रेपोजिशंस है तो प्रेपोजिशंस में हम ऊपर नीचे कर दे रहे, ट्रांसफॉर्मेशन ऊपर नीचे कर दे रहे, नहीं. दैट मच स्पेस यू कैन लीव एंड यू कैन डू इट लेटर इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल राइट नाउ, बट ये सीक्वेंस मत चेंज किया करो. सिर्फ इतना सीक्वेंस चेंज कर सकते हो कि फंक्शनल ग्रामर अपनी कॉपी में पहले कर दो, कॉम्प्रहेंशन बाद में करो. लेकिन इफ़ यू आर इनटू वन स्किल दैट इज़ कॉम्प्रहेंशन, तो वो ऑर्डर में होना चाहिए. प्रेसी लास्ट में, ये नहीं कि कॉम्प्रहेंशन शुरू किया सबसे पहले प्रेसी कर दी, नो. इंस्ट्रक्ट देम ना कॉम्प्रहेंशन के बारे में, दैट टू नो द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच एंड वर्ड फॉर्म एंड डिस्करेज राइटिंग फ्रेजेस इंस्टेड ऑफ सिंगल वर्ड्स फॉर MCQs. ठीक, कि जब भी पूछा गया है कि यू हैव टू राइट वन वर्ड, यू राइट वन वर्ड, यू डोंट हैव टू राइट फ्रेजेस जब भी MCQs वाले क्वेश्चंस आते हैं. दूसरी चीज़, इंस्ट्रक्ट देम टू नोट द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच, वेदर इट इज़ एन एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये भी आपको पता होना चाहिए. ओके, ट्रेन स्टूडेंट्स टू केयरफुली रीड एंड कॉम्प्रहेंड द पैसेज विद अ फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग वोकेबलरी. ये जो 15 मिनट्स होते हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है वो आपके कॉम्प्रहेंशन का ही होता है. ट्राई टू रीड द कॉम्प्रहेंशन ट्वाइस टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, द क्वेश्चंस, द प्रेसी बेटर विद वोकेबलरी. ठीक, वोकेबलरी को हमेशा रिलेट कर दिया करो उससे. एनकरेज स्टूडेंट्स टू फ्रेम सेंटेंसेज विद डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द सेम वर्ड एंड एंश्योर रिगोरस प्रैक्टिस ऑफ द सेम. कि एक सेम वर्ड है और उसी से ही आप डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स निकाल रहे हो. जैसे कोई वर्ड आया अलार्म, एक हो जाता है इससे अलर्ट हो जाना, एक हो जाता है इससे वो जो टाइम अलार्म हम लोग सेट करते हैं. ठीक, तो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स आर देयर, तो दैट शुड बी यूटिलाइज्ड इनटू राइटिंग सेंटेंसेस. Familiarize students with wide range of activity, vocabulary. This is already now over. Homophones and homonyms should be studied. ठीक, so that आप उसकी मीनिंग समझ पाओ और क्वेश्चन में उसको यूज़ कर पाओ. Then their answers should reflect unchanged forms of the given word बट विद अ डिफरेंट मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट. मतलब जब आपसे पूछा जाता है कि हाँ कोई एक टॉपिक है जिसकी एक मीनिंग वहाँ यूज़ हुई है, आपको दूसरी मीनिंग से एक सेंटेंस बनाना है, देन इट शुड बी अनचेंज्ड इन फॉर्म. अगर अलार्म है तो वो अलार्म ही यूज़ होगा, उसमें ED ING कुछ नहीं लगेगा. Ensure regular classroom practice of comprehension by having students read the passage, answer the follow-up questions, then relevant points, frame concise and accurate responses should be done. Then discourage from copying the entire paragraph, वो गलत होता है. As it is paragraph कभी कॉपी नहीं करना चाहिए. Extensive practice of pressy writings, grid form में जिसको किया जाता है 100 words की होती है, that should be practice. 5x20 की grid बनती है. ठीक है. देन ट्रेन स्टूडेंट्स टू लिस्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. जब भी आप समराइज़ कर रहे हो, बिफोर समराइजिंग एनी गिवन पैसेज, आप उसको सबसे पहले उसके जो की पॉइंट्स हैं उसको एक जगह पर मेंशन कर दो, सो दैट आपको पता है कि यही हमको लिखना है. उसके बाद उसके रफ ड्राफ्ट को लिखोगे, फिर आप उसके फेयर ड्राफ्ट को बनाओगे. रफ ड्राफ्ट विल बी डन विथ पेंसिल एंड इट शुड बी कट. Then instruct students to avoid irrelevant details and train them to base their answers strictly on the question rather than summarizing the entire passage. पूरा पैसेज से समरी नहीं लिखनी होती है. जब उन्होंने बोला है कि यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इसी पैराग्राफ से बताना है, तो बस उतना ही पोर्शन यूज़ करो. इट्स बेटर फॉर यू ऑल्सो. Then train students to write the correct tense form and minimize linguistic errors through regular practice and feedback. Teach students to complete the sentences only sentences place. हाँ, तो you should write complete sentences. You should place one word per box. जब आप grid बना रहे हो तो एक बॉक्स में एक ही वर्ड लिखोगे. एंड एडहेरेंस, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द वर्ड लिमिट इज रिक्वायर्ड. Not more than 100 words means it should be 100 or below 100. 98, 99 will also do. Then cultivate. Exactly 100 words बोला है तब आप exact 100 words लिखोगे. Then ये कुछ जनरल सजेशंस हैं जो अगेन काउंसिल आपसे देता है कि रीडिंग हैबिट्स को अपनी इम्प्रूव करो. ठीक है, सो दैट आप लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस को डील कर पाओ.
देन अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस बिफोर आंसरिंग, रीड करो उस क्वेश्चन को. सपोज करो कि अभी आपके पास एक क्वेश्चन पेपर है और आप उसी को ही कई बार रीड कर रहे हो. ओके, organize your thoughts before so that you can avoid digressions and writing irrelevant details. Develop critical thinking and language application through consistent practice. CFQs भी council ने release किए हैं. The video of this also you can find in English language playlist. ठीक, वो भी आप कर सकते हो. उसका भी डॉक्यूमेंट आपको टेलीग्राम डीवा क्लासेस पर मिल जाएगा. देन प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपको स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि ऐसे राइटिंग के लिए इतना टाइम होना चाहिए. तो जैसे ही वो 55 मिनट्स ख़त्म होते हैं ऐसे ही पेन छोड़ दो वहाँ पर कि अब इससे ज़्यादा ऐसे राइटिंग में टाइम आई विल नॉट इन्वेस्ट. ओके, देन एक्सपेरिमेंट विद वेरियस फॉर्मेट्स टू डिस्कवर एंड रिफाइन योर ओन पर्सनल स्टाइल. कि भले ही मतलब what kind of essays you are taking up. आप फॉर्मेट्स में डायरेक्टेड राइटिंग में, बट डायरेक्टेड राइटिंग में तो एक गिवन होती है. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज़ यूज्ड फॉर द पार्ट ऑफ ऐसे राइटिंग. देन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऐसे एंड डायरेक्टेड राइटिंग. आपको रूल्स पता होने चाहिए डायरेक्टेड राइटिंग के, स्ट्रक्चर ऑफ ईच ऑफ देम सो दैट यू शुड अवॉइड कन्फ्यूजन. मास्टर ग्रामर रूल्स पता होने चाहिए. Build a strong grammatical foundation for clear and error-free writing. Practice comprehension passages regularly and you should focus on inferential questions. मतलब जो थोड़े से critical analysis based questions होते हैं, as it will help in developing thinking and analytical ability. Okay, so that's it for today. I hope you can understand it from here कि अब आपको पढ़ाई शुरू कहाँ से करनी है, वॉट यू नीड टू डू, वॉट थिंग्स यू नीड टू स्टडी इन इंग्लिश लैंग्वेज, और उसमें क्या मिस्टेक्स हैं दैट यू शुड नॉट डू. ठीक, दिस डॉक्यूमेंट आई विल बी सेंडिंग यू ऑन टेलीग्राम डीवा क्लासेस अगेन. सो प्लीज़ इसको दोबारा से एक बार रीड कर लेना, इसको समझना. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वाई आई एम शोइंग यू हेयर. ओके, इसके बाद आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू वन एंटायर सैम्पल पेपर जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का था. तो वीकेंड इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम ऑफ 2025 लास्ट ईयर, तो उसको हम एज सैम्पल पेपर कंसिडर कर सकते हैं. ठीक, जिसको आप ध्यान में रख करके द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दैट कम, क्योंकि वो भी कहीं से भी आसान नहीं है. ओके, तो दिस यू कैन ऑल्सो स्टडी, इट विल बी कमिंग सून ऑन द चैनल. टिल देन कीप प्रिपेयरिंग. बेस्ट विशेस. थैंक यू.